हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पंकज नेगी। तो दोस्तों, आज से हम अपना यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे गोरखा शासनकाल। गोरखा शासनकाल का मतलब है कि हमारा पड़ोसी देश नेपाल के शासकों द्वारा हमारे उत्तराखंड में किया गया शासनकाल ही गोरखा शासनकाल कहलाता है। सर्वप्रथम हम नेपाल की हिस्ट्री चेक करते हैं। नेपाल में सर्वप्रथम किरात वंश के बाद लिच्छवी राजवंश को नेपाल का स्वर्णिम काल कहते हैं। और लिच्छवी राजवंश के बाद मल्ल वंश आया और मल्ल वंश के बाद 14वीं शताब्दी में शाही राजवंश आया। शाही राजवंश के बाद नरभूपाल शाह कांतिपुर वंश का शासक बना। नरभूपाल शाह कांतिपुर वंश का शासक था। उसके बाद उसका पुत्र पृथ्वी नारायण शाह 1743 में नेपाल का शासक बना। पृथ्वी नारायण शाह को आधुनिक नेपाल का जनक कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी नारायण शाह ने बृहद नेपाल का एकीकरण किया था। पृथ्वी नारायण के बाद उसका पुत्र प्रताप सिंह शाह शासक बना और प्रताप सिंह शाह के बाद रणबहादुर शाह नेपाल का शासक बना 1778 ईस्वी में। और रणबहादुर शाह की संरक्षिका उसकी माता राजेंद्र लक्ष्मी और संरक्षक उसके चाचा बहादुर शाह चौतरिया थे। तो ये नेपाल की हिस्ट्री हो गई। जब गोरखाओं ने कुमाऊं पर अटैक किया था तो उस समय नेपाल के राजा का नाम रणबहादुर शाह था। अब देखते हैं गढ़वाल में क्या स्थिति थी और कुमाऊं में क्या स्थिति थी। कुमाऊं के राजा का नाम, जब गोरखाओं ने कुमाऊं पर अटैक किया तो कुमाऊं के राजा का नाम महेंद्र चंद था और गढ़वाल के राजा का नाम प्रद्युमन शाह था। उस समय गढ़वाल में शासन प्रद्युमन शाह कर रहे थे और कुमाऊं में शासन महेंद्र चंद कर रहे थे। 1788 में हर्षदेव जोशी और लाल सिंह में युद्ध हुआ था, जिसमें लाल सिंह जीत गया था और हर्षदेव जोशी हार गया था। जब लाल सिंह जीत गया था तो उसने महेंद्र चंद को 1788 में कुमाऊं का शासक बनाया था। तो कुमाऊं का शासक महेंद्र चंद 1788 में बना और हर्षदेव जोशी हार गया। जब हर्षदेव जोशी हार गया तो यह गढ़वाल की ओर आया और यह प्रद्युमन शाह से मिला और कहा कि हमारी थोड़ी बहुत हेल्प करो। तो प्रद्युमन शाह ने हर्षदेव जोशी की मदद करने से मना कर दिया। उसके बाद हर्षदेव जोशी बरेली गया। बरेली के नवाब मिर्ज़ा मेहंदी अली थे उस समय, उनसे मिला और उन्होंने भी हेल्प करने से मना किया। और मिर्ज़ा मेहंदी अली ने उनको कहा कि आप नेपाल जाओ, नेपाल के राजा से मदद मांगो। तो गोरखाओं का विजय बयान और हर्षदेव जोशी 1790 में नेपाल गया हेल्प मांगने। उस समय नेपाल का राजा का नाम क्या था? रणबहादुर शाह था। तो 1790 में गढ़वाल राजा प्रद्युमन शाह से निराश होने के बाद हर्षदेव जोशी बरेली के नवाब से मिलने गया और वहीं से वह 1790 में नेपाल के राजा रणबहादुर शाह के दरबार में गया और गोरखाओं को कुमाऊं पर आक्रमण करने का न्योता दिया। तो हर्षदेव जोशी ने ही गोरखाओं को कुमाऊं पर आक्रमण करने का न्योता दिया। घर का विभीषण, राहुल शंकरत्यान ने हर्षदेव जोशी को घर का विभीषण कहा है। 1790 में गोरखाओं ने कुमाऊं पर अटैक किया और उन्होंने अपनी सेना की रणनीति बनाई। गोरखाओं ने सर्वप्रथम अपनी सेना को 2 भागों में विभाजित किया था, जिसमें उन्होंने पहली सेना का नेतृत्व प्रधान सेनापति अमर सिंह थापा को दिया था और चंपावत सेना उनकी दूसरी सेना थी, जिसका नेतृत्व हर्षिदल चौतरिया को और काजी जगजीत पांडे को दिया था। यह गोरखाओं सेना के प्रधान सेनापति थे, अमर सिंह थापा और हर्षिदल चौतरिया। गोरखाओं ने अपनी सेना को 2 भागों में विभाजित किया अटैक करने के लिए। अल्मोड़ा में महेंद्र चंद और लाल सिंह थे। अल्मोड़ा जो कि चंद वंश राजाओं की राजधानी थी। तो सर्वप्रथम महेंद्र चंद गंगोली में थे और लाल सिंह चंपावत में थे। लाल सिंह के साथ सबसे पहले लाल सिंह चंपावत की ओर से सेना आई गोरखाओं की। तो गेतड़ा गांव का युद्ध हुआ था लाल सिंह और अमर सिंह थापा में। गेतड़ा गांव जो कि कटोलगढ़ के समीप है। तो गेतड़ा गांव के युद्ध में लाल सिंह हार गया था और अमर सिंह थापा जीत गया था। जब उन्होंने चंपावत, काली कुमाऊं का क्षेत्र भी बोलते हैं चंपावत को, उसको जीत लिया था, उसके बाद गोरखा सेना महेंद्र चंद की ओर बढ़े और महेंद्र चंद के साथ इनका निर्णायक युद्ध हुआ हवालाबाग पहाड़ी में निर्णायक युद्ध हुआ था गोरखा सेना और महेंद्र चंद के बीच में। तो संवत 1847 सन 1790 चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को गोरखाओं का अल्मोड़ा में आगमन हुआ। तो गोरखाओं ने, जो कि अल्मोड़ा चंदवंशीय राजाओं की राजधानी थी, उसको जीत लिया था 1790 में। जब गोरखाओं ने 1790 में अल्मोड़ा जीत लिया था तो उस समय गोरखाओं ने अल्मोड़ा, चंपावत और थोड़ा बहुत हिस्सा नैनीताल का भी जीत लिया था। हर्षदेव जोशी, जो कि गोरखाओं के साथ मिल चुका था, इसी ने ही गोरखाओं को कुमाऊं पर अटैक करने का न्योता दिया। इसी के कारण गोरखाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण किया।
1790 में। हर्षदेव जोशी चाहता था कि गोरखा मुझे दीवान का पद देंगे, मतलब गोरखा शासक जो कि मुझे दीवान का पद देंगे, लेकिन उन्होंने यह नहीं किया उनके साथ, मतलब हर्षदेव जोशी को दीवान नहीं बनाया। जब हर्षदेव जोशी को दीवान नहीं बनाया तो हर्षदेव जोशी ने कहा कि मैं आपको एक और रास्ता बताता हूँ गढ़वाल पर अटैक करने का। तो हर्षदेव जोशी ने ही गढ़वाल पर अटैक करने का रास्ता गोरखाओं को बताया। हर्षदेव जोशी ने कहा कि आप गढ़वाल पर लंगूरगढ़ से होते हुए अटैक करो। तो 1791 में गढ़वाल पर गोरखाओं का पहला आक्रमण। कुमाऊं में तो 1790 में हुआ था, लेकिन 1791 में पहला आक्रमण गढ़वाल पर गोरखा सेना द्वारा लंगूरगढ़ से आक्रमण किया गया। किसके कहने पे? हर्षदेव जोशी के, क्योंकि हर्षदेव जोशी चाहता था क्या पता मुझे यह दीवान का पद दे देंगे। अब 1791 में गढ़वाल के राजा का नाम प्रद्युमन शाह था, जो कि उस समय गढ़वाल में शासन कर रहे थे, और उनके गोरखा और प्रद्युमन शाह के बीच युद्ध हुआ। यह युद्ध 1 वर्ष तक चलता रहा और इस युद्ध में कोई रिजल्ट नहीं आया, मतलब कोई नहीं जीता। और उसी समय उसके बाद 1792 में गोरखाओं ने लंगूरगढ़ में संधि की, क्योंकि उस समय चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर लिया था और वह नेपाल पर भी अटैक करना चाहते थे चाइना वाले। तो इसी कारण गोरखा लंगूरगढ़ में संधि करके वापस नेपाल चले गए थे। तो 1792 में लंगूरगढ़ में संधि करके वापस चले गए थे। तो 1792 में गोरखा सेना और प्रद्युमन शाह के मध्य लंगूरगढ़ की संधि हुई, जिसमें कहा गया कि गढ़वाल प्रति वर्ष नेपाल को 3000 रुपये देगा और गढ़वाल और कुमाऊं में नेपाल का एक राजदूत नेपाल का कुमाऊं में और गढ़वाल में रहेगा। यह बात लंगूरगढ़ की संधि में की गई थी, जो कि 1792 में हुई थी गोरखा सेना और प्रद्युमन शाह के बीच। जब 1791 में लड़ाई चल रही थी प्रद्युमन शाह और गोरखा सेना के बीच, तो उसी समय पराक्रम शाह, जो कि प्रद्युमन शाह का भाई था, यह चापलूसी कर रहा था। इसको अमर सिंह थापा ने देखा और इसने हर्षदेव जोशी के बारे में जो कुछ भी यह जानता था कि हर्षदेव जोशी बहुत चालाक व्यक्ति है, यह चापलूसी करता है, यह सारी बातें अमर सिंह थापा जी को बताई। और यह बात कुमाऊं के शासक रणबहादुर शाह को भी पता चला। तो रणबहादुर शाह का फरमान आया अमर सिंह थापा को। कुमाऊं का प्रशासक अमर सिंह थापा हर्षदेव जोशी को नेपाल भेजो सम्मान के साथ। रणबहादुर शाह ने कहा कि आप हर्षदेव जोशी को सम्मान के साथ नेपाल भेजो। हर्षदेव जोशी को यह बात पता चल गई, क्योंकि हर्षदेव जोशी बहुत चालाक व्यक्ति था। अब यह पिथौरागढ़ भागा, जो कि अभी अंग्रेजों ने यह क्षेत्र, गोरखाओं ने यह क्षेत्र जीता नहीं था। ठीक है, पिथौरागढ़ वाला एरिया था जो गोरखाओं ने अभी जीता नहीं था। तो हर्षदेव जोशी पिथौरागढ़ भागा, क्योंकि यह क्षेत्र अभी गोरखाओं के अधीन नहीं था। अब जब यह पिथौरागढ़ गया तो यहाँ रैमल बूढ़ा था, पिथौरागढ़ का सरदार, इसको यह मिला और रैमल बूढ़ा ने हर्षदेव जोशी को पकड़ दिया। रैमल बूढ़ा के साथ वह मेरा और फर्तियाल जाति के लोग भी रहा करते थे। उन्होंने हर्षदेव जोशी को पकड़ा और महेंद्र चंद को न्योता दिया कि हमने आपका दुश्मन हर्षदेव जोशी को पकड़ा हुआ है, आप इसको ले जाएं जहां ले जाना है। महेंद्र चंद ने कहा कि मैं एक आदमी भेजता हूं। महेंद्र चंद ने एक आदमी भेजा, पदम सिंह ने हर्षदेव जोशी को पकड़ा, लेकिन पदम सिंह ने उसका मुंह नहीं बांधा और पदम सिंह को अपनी बातों में फंसाकर हर्षदेव जोशी फिर भाग गया। और पदम सिंह जब गढ़वाल पहुंचा प्रद्युमन शाह की, उसने कहा कि आप गढ़वाल की ओर चलो, मैं गढ़वाल के सारे रास्तों के बारे में जानता हूँ, गढ़वाल के राजाओं को जानता हूँ, हर्षदेव जोशी ने कहा। तो पदम सिंह गढ़वाल की ओर आया। जब हर्षदेव जोशी भाग गया तो पदम सिंह गढ़वाल में पकड़ा गया, लेकिन पदम सिंह ने प्रद्युमन शाह को हर्षदेव जोशी के बारे में बताया। तो हर्षदेव जोशी उसके बाद यह तराई भागा, हरिद्वार भागा और कांगड़ा यह भागता रहा। 1791 में गढ़वाल आक्रमण के पश्चात नेपाल के शासक रणबहादुर शाह ने जोशी को दीवान पद देने से मना किया हर्षदेव जोशी को। जोशी बहुत क्षेत्रों में भागता रहा। इसे कुमाऊं का चाणक्य भी कहते हैं हर्षदेव जोशी को। ये हर्षदेव जोशी के बारे में सारी बातें हैं कि हर्षदेव जोशी ने ही गोरखाओं को कुमाऊं पर आक्रमण करने का न्योता दिया था 1790 में। और जब इसको दीवान का पद नहीं मिला तो इसी ने फिर गढ़वाल पर भी आक्रमण करने को गोरखाओं को कहा कि आप लंगूरगढ़ से गढ़वाल पर आक्रमण करो।
1791 में गोरखाओं ने पहला आक्रमण गढ़वाल पे किया था और यह आक्रमण 1791 में हुआ जब प्रद्युमन शाह और गोरखाओं के बीच यह युद्ध हुआ। यह युद्ध 1 वर्ष तक चलता रहा और जब इस युद्ध में कोई रिजल्ट नहीं आया तो 1792 में लंगूरगढ़ की संधि हुई। लंगूरगढ़ की संधि में कहा गया कि गढ़वाल नेपाल को प्रतिवर्ष 3000 रुपये देगा और नेपाल का एक राजदूत कुमाऊं में रहेगा और एक राजदूत गढ़वाल में रहेगा। ठीक है, ये हर्षदेव जोशी सारे यहाँ तक हो गया। अब 1793 में पिथौरागढ़ का क्षेत्र जो कि गोरखाओं ने जीता नहीं था, 1793 में गोरखाओं ने पिथौरागढ़ का क्षेत्र भी जीत लिया था। अब बरेली का नवाब था गुलाम मोहम्मद और बरेली के पड़ोसी रामपुर का नवाब था अली मोहम्मद खां, जो कि अंग्रेज़ों का साथ दिया करता था अली मोहम्मद। बरेली के नवाब गुलाम मोहम्मद और अली मोहम्मद खां में युद्ध हुआ जिसमें गुलाम मोहम्मद जीत गया और इसने अली मोहम्मद खां को मार दिया था। उसके बाद जब यह बात अंग्रेज़ों को पता चली तो अंग्रेजी सेना ने गुलाम मोहम्मद के साथ युद्ध किया था, बिठौरों का युद्ध, जिसमें अंग्रेज़ सेना जीत गई थी और उन्होंने मोहम्मद को पकड़कर अपने साथ ले गए। जब उन्होंने मोहम्मद को अपने साथ पकड़कर ले गए तो मोहम्मद की सेना के सामने मोहम्मद को तो अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया था, गुलाम मोहम्मद खां को, लेकिन गुलाम मोहम्मद सेना के सामने एक व्यक्ति प्रकट हुआ जो कि पूरी कहानी को देख रहा था। वह बहुत चालाक व्यक्ति जो कि कौन था? महेंद्र चंद, कुमाऊं का शासक, जो कि हार गया था गोरखाओं के साथ। तो गुलाम मोहम्मद खां की सेना के सामने एक व्यक्ति पहुंचा, क्योंकि गुलाम मोहम्मद को तो अंग्रेज़ों ने पकड़ दिया था। तो मोहम्मद की सेना के सामने एक व्यक्ति पहुंचा, महेंद्र चंद। महेंद्र चंद ने मोहम्मद की सेना को कहा कि मैं कुमाऊं का राजा हूँ। मतलब उसने जानबूझ के कहा कि मैं कुमाऊं का राजा हूँ, क्योंकि यह कुमाऊं को फिर से जीतना चाहता था। इसने मोहम्मद की सेना को इकट्ठा किया और फिर मोहम्मद की सेना इसके साथ मिल गई, महेंद्र चंद के साथ। उसके बाद जब इसको फिर दोबारा से सेना मिली तो इसने गोरखाओं पे अटैक किया। गोरखा के प्रधान सेनापति अमर सिंह थापा और महेंद्र चंद और लाल सिंह, जो कि लाल सिंह महेंद्र चंद के चाचा थे, और गोरखाओं के साथ महेंद्र चंद का युद्ध हुआ था, किलपुरी युद्ध 1794 में। तो किलपुरी युद्ध हुआ था अमर सिंह थापा और महेंद्र चंद में। महेंद्र चंद ने किसकी सेना इकट्ठा की थी? गुलाम मोहम्मद की। गुलाम मोहम्मद को अंग्रेज़ों ने पकड़कर अपने साथ ले गया था। तो महेंद्र चंद ने गुलाम मोहम्मद की सेना के सामने कहा कि मैं कुमाऊं का राजा हूँ, इसलिए उसने पूरी सेना इकट्ठा करके अमर सिंह थापा के साथ 1794 में किलीपुरी का युद्ध किया था। इस युद्ध में अमर सिंह थापा जीता और महेंद्र चंद फिर से हार गया। अब जब यह युद्ध हुआ किलीपुरी का युद्ध, तो किलीपुरी वाला जो एरिया था यह अंग्रेज़ों का था, जहाँ पे अमर सिंह थापा और महेंद्र चंद और लाल सिंह इनमें युद्ध हुआ। तो यह एरिया था जो किलीपुरी, यह अंग्रेज़ों का था। तो यहाँ पे मिस्टर चेरी पहुँचे, एडवर्ड चेरी, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। अब इन्होंने एक संधि की, कहा कि भाई यह क्षेत्र हमारा है किलीपुरी वाला, आपने यहाँ युद्ध कैसे करके यहाँ युद्ध आपने किया। तो एडवर्ड चेरी एक संधि करते हैं और उन्होंने कहा कि जो कुमाऊं का क्षेत्र है वो गोरखाओं का है, ठीक है, और पीलीभीत का क्षेत्र लाल सिंह को दिया गया और तराई वाला क्षेत्र अवध के नवाब को दिया गया, जो कि अवध नवाब 1795 में मर गया था। तराई वाला क्षेत्र अवध नवाब को दिया था। तो एडवर्ड चेरी ने 1794 में संधि की, जिसमें कुमाऊं का क्षेत्र गोरखाओं को दिया गया, पीलीभीत का क्षेत्र लाल सिंह को दिया गया और तराई का क्षेत्र अवध नवाब को दिया गया, जिसमें हर्षदेव जोशी को कुछ नहीं मिला। और हर्षदेव जोशी को जब कुछ नहीं मिला तो यह अवध के नवाब से मिलने गया, जो कि उस समय अवध का नवाब था आसुफ दौला से मिलने गया अवध नवाब कि भाई मुझे कुछ तो मिला ही नहीं। तो आसुफ दौला ने कहा कि आप अंग्रेज़ों से मिलो, उनसे बात करो, क्या पता वो आपको कुछ दे दे। तो 1797 में मिस्टर चेरी और जोशी की मुलाकात होती है बनारस में, ठीक है। जब हर्षदेव जोशी को कुछ नहीं मिला तो हर्षदेव जोशी आसुफ दौला से मिला, जो कि अवध का नवाब था। आसुफ दौला ने हर्षदेव जोशी को कहा कि आप मिस्टर चेरी से मिलिए
और उनसे बात करिए। तो 1797 में हर्षदेव जोशी और एडवर्ड चेरी की मुलाकात बनारस में होती है और यह मिस्टर चेरी से कुछ मांगता है कि आप मुझे भी कुछ दीजिए, कुछ हिस्सा मेरा भी है, मुझे भी दीजिए। तो मिस्टर चेरी ने हर्षदेव जोशी का कहा कि हम आपको पेंशन देंगे 50 रुपये मासिक पेंशन। तो हर्षदेव जोशी ने हाँ कर दिया और शर्त में हर्षदेव जोशी को कहा कि हम आपको पेंशन तो दे रहे हैं लेकिन आप हमारी हेल्प करेंगे बाद में आंग्ल गोरखा युद्ध होता है उसमें हर्षदेव जोशी को कहा था कि आप जब हमें आपकी सहायता चाहिए होगी तो आप हमारी हेल्प करेंगे। तो जो गार्डनर हैं इन्होंने अर्ल वारविक ऑफ कुमाऊं का शहंशाह हर्षदेव जोशी को कहा है। अर्ल वारविक ऑफ कुमाऊं गोरखा थे जो ना गोरखा गय और ब्राह्मण को बहुत अच्छा मानते थे, लेकिन यह दो ही ब्राह्मणों को अच्छा मानते थे, पांडे और उपाध्याय। अब जो नेपाल के राजा हैं ये सारे शासक जो थे राजदूत थे, ठीक है। नेपाल के शासक थे जो ये राजपूत वंश के थे। अलाउद्दीन द्वारा चित्तौड़ अभियान के समय जब अलाउद्दीन ने चित्तौड़ राजस्थान में अटैक किया था उस समय नेपाल आकर यह शासक बस गए थे और इन्होंने शाह की उपाधि धारण कर नेपाल में शासन किया। तो नेपाल के जो शासक थे वो राजदूत वंश के थे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। 1793 में गोरखाओं ने पिथौरागढ़ जीत लिया था। उसके बाद किलीपुरी का युद्ध हुआ था अमर सिंह थापा और महेंद्र चंद में 1794 में, जिसमें महेंद्र चंद हार गया था। उसके बाद किलीपुरी वाला एरिया अंग्रेज़ों का था जिसमें अंग्रेजी सेनापति एडवर्ड चेरी ने संधि की। उसमें कुमाऊं का क्षेत्र गोरखाओं को दिया गया, पीलीभीत का क्षेत्र लाल सिंह को, तराई का क्षेत्र अवध नवाब को। हर्षदेव जोशी को जब कुछ नहीं मिला तो यह मिस्टर चेरी से मिले। वो 1797 में मुलाकात हुई इनकी बनारस में और मिस्टर चेरी ने हर्षदेव जोशी को 50 रुपये मासिक पेंशन में नियुक्त किया और कहा कि आप हमारी हेल्प करेंगे। और गार्डनर ने इन्हें अर्ल वारविक ऑफ कुमाऊं कहा है, कुमाऊं का शहंशाह किसे? हर्षदेव जोशी। मैंने कहा कि गोरखा जो कि गय और ब्राह्मण को बहुत अच्छा मानते थे, लेकिन वह दो ही ब्राह्मणों को अच्छा मानते थे, पांडे और उपाध्याय। नेपाल के शासक राजपूत वंश के थे, क्योंकि जब अलाउद्दीन द्वारा चित्तौड़ अभियान किया गया तो वहाँ से नेपाल के शासक भागकर नेपाल में राजस्थान से भागकर चित्तौड़गढ़ से भागकर नेपाल बस गए थे। तो इन्होंने शाह की उपाधि धारण कर नेपाल में शासन व्यवस्था चलाई। अब यहाँ तक। अब गोरखा भाग 2 हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। थैंक यू।